फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो हम जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और आज इसका थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मासिक घटनाओं का सार संग्रह हमने पढ़ लिया था, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, दोनों ही वीडियोस इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय वाला भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसमें जो IR से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके वहाँ सॉल्व होने वाले हैं। तो कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप RS प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप चीज़ों को स्किप इसमें ना करें, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। अब थर्ड जो हमारा वीडियो है वो राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल न्यूज़ के ऊपर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखिए, यहाँ पर जो है नया जो संसद भवन है हमारा उसको लेकर के है। इसका अभी इनॉग्रेशन जो है वो 28 मई 2023 को किया गया है। आपको अगर याद हो तो दिसंबर 2020 के अंदर जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी इसके निर्माण की। और इसका जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आई थिंक जो फर्स्ट वीडियो था मेरा उसमें मैं इसको अगस्ता वेस्टलैंड प्रोजेक्ट बोल गई, मैंने इसको दोबारा पढ़ा था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई, तो आप उसको ठीक से पढ़ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है नए संसद भवन को बनाया गया था। 2020 के अंदर इसका आधारशिला रखी गई थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई इसका आर्किटेक्चर कैसा है और इसमें एक सेंगोल नाम का जो वर्ड आ रहा है उसका क्या मीनिंग है, उसके अलावा इसमें क्या क्या नई सुविधाएं हैं, क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन चीज़ों को यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने इसको 28 मई 2023 को जो है इनॉग्रेट किया, राष्ट्र को समर्पित किया है। और इसमें आपको प्रधानमंत्री जी की जो फोटो है सेंगोल के साथ में नजर आएगी। सेंगोल को इंग्लिश में स्केप्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो होती है उसका प्रतीक है। और इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है जो भी मैं आपको बताऊंगी कि चोल जब साम्राज्य होता है, चोला डायनेसिटी के बारे में आप जानते हैं, तो चोला डायनेसिटी में जब भी सत्ता हस्तांतरण होता था तो उसको ये जो सेंगोल है वो दिया जाता था राजा को। ये राजदंड का भी प्रतीक होता है, ठीक है, तो और सत्ता हस्तांतरण का भी प्रतीक होता है। अगर हम बात करें कि जब ब्रिटिश इंडिया से भारत आज़ाद हुआ तो सी राजगोपालाचारी जो हमारे लास्ट जो हमारे गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनके थ्रू जो है ये सेंगोल भारत के प्रधानमंत्री जी को प्रोवाइड करवाया जाए, मतलब उनको दिया जाए। तो ऐसा करके उन्होंने जो एक पुरोहित के द्वारा हिंदू धर्म के अनुसार जो है इसको लॉर्ड माउंटबेटन से और जो है मतलब उनको ये दिया गया और उसके बाद में उसको गंगा जल से पवित्र करके और फिर जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा। तो एक तरीके से इसका ऐतिहासिक महत्व आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका एक डिज़ाइन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ देखिए, ये जो आपका कवर पेज है यहाँ पर जो आपको प्रधानमंत्री जी ने ये हाथ में लिया हुआ है ये सेंगोल है। और इस सेंगोल के ऊपर जो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, ये जो है इसमें नंदी का जो है वो जो पोट्रे है नंदी को किया गया है, जिनको कि राजदंड का एक प्रतीक जो है वो यहाँ पर माना जाता है। तो ये सेंगोल के बारे में था कि सेंगोल क्या होता है। तो ये चांदी का बना हुआ होता है और गोल्ड प्लेटेड ये है। और तमिलनाडु जो है वहाँ पर इसको रखा गया था, वहाँ से इसको जो है वो मंगवाया गया है। और इसको जो देखिए हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष का जो आसन होगा उसके पास में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। तो ऐतिहासिक राजदंड है सेंगोल। सेंगोल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो देखिए कि सेंगोल को तमिल शब्द सेमई से बना है और उसका अर्थ जो होता है वो होता है न्याय धर्म, ठीक है। अब चलते हैं कि नेक्स्ट जो फैक्ट्स है उसकी तरफ, कि यहाँ पर जो है 75 रुपये का जो स्मारक सिक्का है उसको भी लॉन्च किया गया है और डाक टिकट भी जो है इस विशेष अवसर पर जारी की गई है। बाकी बातें तो मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि सिक्के के अंदर 4 प्रकार के जो धातुएं हैं, जैसे 50% चांदी, तांबा, निकल और जिंक जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब इसमें देखिए अशोक स्तंभ का शेर है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, बाईं तरफ जो है देवनागरी में भारत और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया भी लिखा हुआ है। तो ये जो है इस सिक्के के बारे में है। फिर देखिए अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो संसद भवन है इसमें जो लोकसभा है उसकी थीम जो है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर है और राज्यसभा की जो थीम है वो राष्ट्रीय जो पुष्प है लोटस उसके ऊपर है। और इस संसद परिसर में बरगद का जो वृक्ष है जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री है हमारा, उसको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर देखिए जो हमारा ये जो संसद भवन है ये त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगुलर इसका शेप है और 4 मंजिला इसकी इमारतें हैं। 64,000 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका पूरा एरिया है। इसकी सीटें याद रखिएगा, 888 तो लोकसभा के अंदर है और 384 जो है आपके राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था है। सिटिंग अरेंजमेंट इतना है इसका, 1272 मतलब टोटल इसकी सीट्स हैं।
और इसके अलावा देखिए कि इसका डिज़ाइन किसने किया है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन किसने किया है और प्लस निर्माण किसने किया है। तो निर्माण जो है यानी कंस्ट्रक्शन जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो गुजरात की एक कंपनी है जिसका नाम है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो गुजरात की इस कंपनी के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। फिर देखिए इस संसद भवन के जो वास्तुकार हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, वो है बिमल पटेल, और इन्होंने ये जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी डिज़ाइन किया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब ये यहाँ जो फैक्ट्स है, मीडिया सुविधाएं, पब्लिक फ्रेंडली विविधता जो है वो इसमें देखने को मिलेगी। जैसे कि राजस्थान से जो है इसमें सर मथुरा से सैंडस्टोन जो है वो मंगा करके जो है यहाँ पर लगाया गया है। तो इतना आप ध्यान रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। कई साम्राज्य जो है उनके भी यहाँ पर कुछ प्रतीक जो हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो है अखंड भारत का जो नक्शा है वो उकेरा गया है। अखंड भारत यानी कि भारत में पहले ईरान, अफगानिस्तान तक की सीमाएं जो है वो इंक्लूड होती थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ तक की सीमाएं भारत में आती थी। अगर आप मौर्यन टाइम का मैप देखेंगे तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और ऋग्वेद की एक ऋचा है जिसका नाम है एकम सत्य विप्रा बहुधा विदंती, यानी सत्य एक है जिसे ज्ञानी कई नामों से पुकारते हैं, उसको भी यहाँ पर उकेरा गया है। म्यूरल्स का निर्माण जो है नरेश कुमावत के द्वारा तैयार किया गया है। ये म्यूरल्स क्या होता है? म्यूरल्स का मतलब होता है भित्ति चित्र, यानी कि जो दीवारों पर उकेरे जाते हैं उनको म्यूरल्स कहते हैं। तो उनको जो है ये नरेश कुमावत है उन्होंने तैयार किया है, मूर्तिकार जो है उन्होंने तैयार किया है। फिर देखिए इसमें जो इस नया संसद भवन है ये भूकंप को यानी अर्थक्वेक को 5 रिक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तो उसको झेलने में सक्षम है। इस बिल्डिंग को इको फ्रेंडली ये बिल्डिंग है। यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन यानी कि जो रेन वाटर कंजर्वेशन होता है, वर्षा जल संचयन और जो सौर ऊर्जा उत्पादन है, उन प्रणालियों को भी यहाँ पर अपनाया गया है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है तो देख लेते हैं। ये सेंगोल के बारे में जो यहाँ बातें लिखी गई है ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप इसमें से दोबारा से अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बोल के बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पर देखिए कि जो पुरानी संसद है वो 100 साल पुरानी है, जिसका निर्माण 1927 में किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसका उद्घाटन तत्कालीन जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था। और उस समय इसे काउंसिल हाउस के रूप में जाना जाता था। और पुरानी संसद में कुल गेट जो थे वो 12 हैं। और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो संसद भवन का जो स्ट्रक्चर है पुरानी वाली का, ये किससे इंस्पायर्ड है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कर्नाटका में जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस के सिद्धारमैया जो है वो नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो उसमें देखिए कि पहली चीज़ तो ये कि हमें ये पता हो कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो कर्नाटका के अंदर जो है 224 संसदीय सीटें हैं और ये उसके 16वीं विधानसभा का जो है वो चुनाव था। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखिए, ज़्यादा इसके अंदर से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है भी नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, केरल देश का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य जो है वो घोषित किया गया है। सो इसमें भी कुछ इतना विशेष नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा केरला ऐसा पहला देश का राज्य है जो ई शासित राज्य घोषित हुआ। ई शासित का मतलब सिंपल से ये है कि टोटल ई गवर्नेंस यानी कि जो सरकारी सेवाओं के जितनी भी चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज्ड इन्होंने कर दी हैं। तो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको जो है काफ़ी सीरियसली केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि केरला जो है वो देश का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक व आयुष मंत्रालय के बीच में जो है वो समझौता किया गया है। तो ये यूनानी चिकित्सा क्या है और इन दो मंत्रालयों के बीच में किस प्रकार का समझौता किया गया है वो हम देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आयुष मंत्रालय को जो फंडिंग जो है वो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है उसके द्वारा दी जाएगी। ये यहाँ पर काम की बात है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो केंद्र प्रायोजित योजना यानी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो है उसने 45.34 करोड़ रुपए का अनुदान यानी ग्रांट जो है वो यहाँ पर मंजूर की है। अब इससे क्या होगा कि जो यूनानी चिकित्सा होती है, आपको पता है आयुष के अंदर काफ़ी सारे आयुष मंत्रालय का नाम ही उस पर पड़ा है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, इन सब पे इसका नाम पड़ा है। तो यहाँ पर यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी के लिए तो देखिए काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही है। तो यूनानी चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि एक प्राचीन पद्धति है कि हेल्थ केयर को लेकर के, तो उसके लिए क्या कार्य किया गया, तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उन्होंने फंडिंग देने के लिए यहाँ पर बात की है। और किसको फंडिंग देंगे ये, तो आयुष मंत्रालय को ये फंडिंग करेंगे, जिससे कि जो है यहाँ पर देखिए कि
हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु स्थानों पर यूनानी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। तो इन जो हमारे सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो है यूनानी चिकित्सा के लिए सेंटर्स जो है वो रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं, लेकिन इतने हमको याद नहीं रखने। आप इतना ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु जैसे स्थानों पर यूनानी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ तो काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद के राष्ट्रीय त्वचा रोग अनुसंधान संस्था में यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र यानी कि रिसर्च सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। तो ये इतना याद नहीं रखना है, आप इन जगहों के नाम याद रखिएगा कि यहाँ पर हम यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देंगे। तो आप अगर आपने पुरानी न्यूज़ अगर आप ट्रैक करते हैं, क्रोनोलॉजी आपने पढ़ी हो, तो होम्योपैथी को लेकर के भी काफ़ी सारे कार्य हुए हैं। योगा सेंटर्स बनाए जाते हैं, होम्योपैथी सेंटर्स बनाए जाएँ। ये पहली बार है कि यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको पता हो, आयुर्वेद के लिए भी हमने पढ़ा था कि भाई उसके क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है। तो यूनानी चिकित्सा को लेकर के ये पहली बार ऐसा कार्य है कि भाई केंद्रीय अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है उन्होंने फंडिंग देने का जो है यहाँ पर प्रॉमिस किया है, समझौता किया है किसको, आयुष मंत्रालय को। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और सिलचर और बेंगलुरु के अंदर यूनानी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिसर्च की जाएगी इसके ऊपर प्रॉपरली। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, शांति निकेतन। आपको पता है शांति निकेतन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। तो शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की जो है वो यहाँ पर सिफारिश की गई है। अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सिफारिश की गई है। अब ये कहाँ पर है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि ये जो शांति निकेतन है ये पश्चिम बंगाल में है और वेस्ट बंगाल में ये 160 कलकत्ता से जो है 160 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको देवेंद्रनाथ टैगोर यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं उन्होंने इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था। और ये एक तरीके से विश्वविद्यालय शहर कह सकते हैं इसको, यानी कि एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में। और उस टाइम पे जो है यहाँ पर कोई भी जाति, धर्म, पंथ का कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आकर के ध्यान या मेडिटेशन जो है वो कर सकता था। तो इसका ये इम्पोर्टेंस है और ये काफ़ी अच्छी जगह है। मैंने भी इसको विज़िट किया, पर मैं उस समय बहुत छोटी थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर याद है। तो काफ़ी बड़ा है, मतलब ऐसा फील इसका ऐसा आता है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी जाए ना, दुनिया से, संसार से प्रताड़ित व्यक्ति, मोबाइल से प्रताड़ित, लोगों से प्रताड़ित, ऐसा कुछ व्यक्ति जो होते हैं हो जाए तो अपने आप ही उसको शांति महसूस हो जाए। रविंद्रनाथ टैगोर को तो होनी ही थी। तो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, एकदम शून्य विचार हो जाते हैं आपके यहाँ जा करके। तो एक अलग ही वाइब, कई जगह के होते हैं, वाइब ही अलग आती है। वाइब्स पे अगर आप बिलीव करते हैं तो किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं तो अलग वाइब आती है, किसी संस्था में जाते हैं तो अलग एक वाइब आती है वहाँ की। तो इसकी वाइब एक बहुत अच्छी है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है यूनेस्को का एक सलाहकारी संगठन है जिसका नाम है आइकोमोस। मैंने ऐसे बताया आपको। इसका फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो इसने जो है अभी इसका सऊदी अरेबिया के अंदर जो बैठक हुई थी इसकी, यहाँ पर देखिए सऊदी अरेबिया में जो इसकी बैठक हुई थी वहाँ पर इन्होंने इसको जो है यानी शांति निकेतन को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की यहाँ पर सिफारिश की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे शांति निकेतन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ। अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसमें वैसे तो कुछ विशेष चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो हरित पत्तन का मतलब क्या है कि भाई ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन आपका होना चाहिए, यानी कि आप ज़ीरो कार्बन एमिशन करें। तो उसका लक्ष्य कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए जो है एक ड्राफ्ट वगैरह, जो दिशा निर्देश, ड्राफ्ट नहीं कहेंगे, रूल्स जो है वो हमारे केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन के जो और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है उन्होंने जारी किए हैं। उसमें उन्होंने सिंपल से वही बात है कि हम जो है शून्य अपशिष्ट निर्वहन करेंगे और जो है निगरानी को बढ़ावा देंगे, रिसाइकिल को बढ़ावा देंगे, रिसाइकिल कैसे करें, दोबारा इस्तेमाल कैसे करें चीज़ों को, तो उसको ये बढ़ावा देंगे। और उसके अलावा इन्होंने इस अवसर पर जो है कुछ जो पोर्ट्स हैं हमारे यानी बंदरगाह हैं उनको उनके प्रदर्शन के आधार पर कुछ पुरस्कार भी दिए हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन का पुरस्कार जो है कांडला के दीनदयाल पोर्ट को दिया गया है। टर्न अराउंड टाइम का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को दिया गया है। हालांकि मैं आपको कहूँगी कि आप इसको इतना याद ना करें, आपको यहाँ इस जो आर्टिकल को आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, इतना ही पढ़ना है आपको जितना कि बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि हमारा जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है। आपको पता है कि अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर रही हूँ, हालांकि ये इतना इसमें आ नहीं रहा है, कनेक्ट कर रही हूँ। सदगुरु का जो सेव द सॉइल करके जो
पूरा एक मूवमेंट चला था जिसके के अंदर कहा था कि सॉइल की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई है। यानी कि पहले अगर आप जो एक ऑरेंज से आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, अगर आप आज 5-6 खाते हो तब जाकर के आपको एक ऑरेंज के बराबर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इसका मतलब क्या है कि लैंड जो है वो आपकी काफ़ी डिग्रेड हो गई है। फर्टिलाइजर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, नमी जो है वो सॉइल की चली गई है, क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए अभी देखिए यहाँ पर एक उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है और इसको बनाया जाएगा कहाँ पर? देहरादून में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है हमारे, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं जिनका नाम भूपेंद्र यादव है, नाम भी पता होना चाहिए, इन्होंने कहा है कि देहरादून के अंदर भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिसर देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे। तो यही क्वेश्चन है आपका कि हमारे यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है, यानी सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र है, उसको बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो उसको कहाँ पर बनाया जाएगा? तो देहरादून के अंदर इसको बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। और जो भी इसके अंदर बातें हैं वो सब सेकेंडरी है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी जब यूएनसीसीडी का कॉन्फ्रेंस हुआ था। यूएनसीसीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आपने इन्वायरमेंट वाला टॉपिक आपका पढ़ा है, तो आपको यूएनसीसीडी के बारे में पता होगा कि जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कोप का जो है वो आयोजन किया जाता है और कोप 14 के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको लेकर के स्टेप उठाएंगे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जो है वो हम स्थापित करेंगे। तो उसी को मद्देनज़र, यानी उस वादे को पूरा किया गया है और देहरादून के अंदर जो है वो इसको स्टैब्लिश किया गया है। अब इस देखिए इसमें उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे, लैंड की जो क्वालिटी है, न्यूट्रलिटी है, उसको हम दोबारा से जो है प्राप्त करेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के जो हमारी जो हमने वचनबद्धता है हमारी उसको पूरा करेंगे और फिर वही ब्ला 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 सब चीज़ें वही है, सेम है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जो है वो कॉमन बातें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखिए ये वाला आर्टिकल भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस थोड़ा सा क्रक्स बता देती हूँ कि जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु एक पोर्टल जो है वो हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि भाई ये जो मोबाइल का जो सिस्टम होगा, इसमें ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उससे चुनाव आयोग ऑटोमेटिकली डेटा जो है ऑनलाइन तरीके से लेकर के और जो है उसका वोटर ID बना देगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो ऑटोमेटिकली जो है वो नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से इसको जो है वो ऑटोमेटिक करने की बात की गई है। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ है नहीं, तो आप इसको यहाँ पर कट कर सकते हैं। अब चलते हैं शॉर्ट न्यूज़ में। तो शॉर्ट न्यूज़ में यहाँ सबसे पहले देखिए हरे कृष्णा हेरिटेज टावर जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर जो है इसको बनाया जाएगा। तो सिंपल सा एक ही आपको याद रखना है, बहुत सारी इसमें डिटेलिंग दे रखी है कि इतना फीट ऊंचा होगा, ये वो सारी चीज़ें, ये छोड़िए। आप इतना ध्यान रखिएगा कि हरे कृष्णा हेरिटेज टावर बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो हैदराबाद जो तेलंगाना की कैपिटल है वहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जो है काकतीय डायनेसिटी का पहले रूल हुआ करता था, तो काकतीय वास्तुशिल्प तत्वों को इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट पे, ये है अंजी खड्ड पुल। ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और देश का पहला केबल स्टे रेल पुल यानी केबल स्टे रेलवे ब्रिज जो है यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि ये अंजी खड्ड पुल जो है ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और ये जो है ये एक तरफ सुरंग T2 यानी कटरा छोड़ और दूसरी तरफ सुरंग T3 सियासी छोर को जोड़ेगा। ये भी आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। तो T2 को T3 से जो है ये जोड़ने का काम करेगा। और कहाँ पर है ये अंजी खड्ड पुल कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर कि चिनाब की जो सहायक नदी है अंजी, उसके ऊपर जो है इसको बनाया गया है। बाकी इसकी क्या लंबाई है क्या है उसको आप यहाँ पर कट कर दीजिए, ये हमारे लिए काम का नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट है कपिलेश्वर मंदिर। तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पर प्रसिद्ध जो कपिलेश्वर मंदिर है उसको ASI यानी कि जो हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है उसने संरक्षित स्मारकों की सूची में इसको जोड़ा है। तो आप सबसे पहले चीज़ जो आपको याद रखनी है, क्योंकि कल्चर के अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं, कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? पहले बात तो पता है कि शिव मंदिर है, लेकिन है कहाँ पर? तो ये भुवनेश्वर में है जो कि उड़ीसा की राजधानी है। फिर देखिए मंदिर के बारे में कुछ और बातें कि 5वीं सदी का कपिलेश्वर मंदिर, ये 5वीं सदी का है, काफ़ी पुराना है। और गजपति कपिलेंद्र द्वारा जो है देव द्वारा इसका जो है जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में करवाया गया था और कलिंग शैली में बनाया गया ये एक मंदिर है।
ये भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर दूर कपिल प्रसाद क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखिएगा कपिलेश्वर मंदिर के बारे में, कहाँ पर ये सिचुएटेड है। और फीचर्स तो इतने याद रहे ना रहे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये मंदिर कहाँ पर है। और ASI ने यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इसको जो है अभी संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और ये काफ़ी पुराना है, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर है, इसको कहाँ पर बनाया गया है, अभी इसका उद्घाटन किया गया है। यानी कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो समृद्ध इतिहास है उसको यहाँ पर जो है 3D पैनोरमा के माध्यम से या डायोरमा के संग्रह के माध्यम से जो है वो दिखाया जाएगा। ये कहाँ पर बना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वायुसेना का हेरिटेज सेंटर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर वो बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, बाकी सारी चीज़ें आप काट दीजिए, कुछ भी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग यानी NACP ये क्या है, तो देखिए इसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने गुजरात के द्वारिका जिले के ओखा में NACP के स्थायी परिसर परमानेंट जो उनका सेंटर है उसकी आधारशिला अभी यहाँ पर रखी है। ठीक है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग क्या है, ये देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी है जिसकी स्थापना 2018 में 9 तटीय राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बलों के समुद्री पुलिस को गहन प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। तो NACP क्या है, ये एक अकेडमी है जो कि आपकी कोस्टल जो पुलिस होती है उसको ट्रेनिंग देने के लिए कार्य करेगी। तो इसका जो स्थायी सेंटर है, जो परमानेंट सेंटर है, वो गुजरात के द्वारिका जिले के ओखा के अंदर बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, प्लेसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है क्योंकि यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं। दोबारा से एक बार हम रिवाइज करें अगर, तो देखिए जो सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट ये बनाया गया है कहाँ पर, देहरादून में, हमने अभी पढ़ा था। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर कहाँ पर बनाया गया है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाया गया है। अंजी खड़पुल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। और NACP ये कहाँ पर बनाया गया है, द्वारिका जिले के ओखा में। और भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, तो चंडीगढ़ में। तो ये सारा आप जो है एक बार वापस से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये है जड़ों की ओर लौटो। ये क्या है, तो देखिए लद्दाख के इतिहास में पहली बार भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने करगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है। यानी कि रिटर्न टू द रूट्स शीर्षक वाली इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के साथ वर्तमान स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना। ठीक है, जिसमें आदिवासी पृष्ठभूमि के स्कूली बच्चों के बीच वैज्ञानिक जुड़ाव को जो है वो बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जड़ों की ओर लौटो क्या है, तो ये एक तरीके से जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके अंदर जो विज्ञान की जो शिक्षा है उसके साथ पारंपरिक ज्ञान को भी एकीकृत करना है। तो ये जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। और लद्दाख के इतिहास में पहली बार भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग ने इस परियोजना को जो है अनुदान देने की बात जो है वो की है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी जनरल है तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि भारत और इजराइल के बीच में जल प्रौद्योगिकी यानी कि वाटर टेक्नोलॉजी को लेकर के एक सेंटर की स्थापना की जाएगी। और ये जो सेंटर है ये आपका IIT मद्रास जो है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो IIT मद्रास का जो परिसर है वहाँ पर इसको स्थापित करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि वाटर से रिलेटेड जो वाटर मैनेजमेंट है वो इजराइल का बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तो उसको जो है IIT मद्रास की सहायता से जो है वो स्थापित किया जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इसमें काफ़ी सारी बातें दे रखी है जो किसी काम की नहीं है, इसको भी आप जो है यहाँ पर बड़ा सा कट लगाइए ताकि नहीं पढ़ना हो। ठीक है, IIT मद्रास का नाम याद रखिएगा। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की कुछ वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले देखिए कि भारत में जो G20 के आपको पता है इस बार मेज़बान देश भारत है G20 का, तो पर्यटन पर G20 के कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। तो टूरिज्म की ये जो बैठक है, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बढ़िया एक मस्त झील है जिसके ऊपर शिकारा आप जानते हैं, जो डल झील के अंदर जो बोट्स होती हैं उनको शिकारा कहते हैं। तो उसके ऊपर जो है ये जो पर्यटन समूह की बैठक है वो यहाँ पर की गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि पर्यटन पर G20 की कार्य समूह की जो बैठक है, वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो जम्मू कश्मीर में की गई है और वो शिकारा के ऊपर पूरी आयोजित की गई थी। तो
इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपका है नेक्स्ट हाँ, मध्य प्रदेश का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें दक्षिण अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीते की अभी मृत्यु हुई है, तो उसका नाम दक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं वही आपको बता रही हूँ, सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस पर कोई क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। तो वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता देती हूँ। फिर देखिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाटबदरा मयूरभंज में ब्रह्म कुमारी केंद्र के किस अभियान का शुभारंभ किया गया है, तो ये जो है व्यसन मुक्त उड़ीसा नाम के अभियान का वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए देश के चुनाव आयोग द्वारा निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए कितने मुक्त चुनाव चिन्ह जो है मई 2023 में जारी किए गए, तो 193 चुनाव चिन्ह जो है निर्दलियों के लिए उन्होंने जारी किए हैं। हालांकि ये भी इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पर, पता नहीं क्यों टिक किया मैंने। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्री मैच्योर बच्चे किस देश में पैदा हो रहे हैं, तो भारत में सर्वाधिक प्री मैच्योर जो बेबी बर्ड्स हैं वो हो रहे हैं। तो ये अगर आप कहीं पर ऐसे वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर ये आपके काम आ सकता है। फिर देखिए एशिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये अल्थान सूरत गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो सूरत के अंदर बनाया जा रहा है। फिर देखिए G20 के सदस्य देशों के विकास मामलों के मंत्रियों का सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। G20 की तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अभी आपने EO का एग्जाम देखा होगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से निकल करके आए थे। तो G20 के जो सदस्य देश हैं उनका विकास मामलों के जो मंत्री हैं उनका सम्मेलन वाराणसी में होगा। टूरिज्म जो वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक कहाँ पे हुई, श्रीनगर के अंदर, और जो विकास मामलों के मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ पर हुई है, तो वाराणसी के अंदर हुई है। फिर देखिए यहाँ पर जो है लास्ट वाला देखिए, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने DRDO की साझेदारी के तहत पानी के अंदर सेंटर टेक्नोलॉजी यानी कि PJOMEMS अकॉस्टिक सेंसर जो है उसका विकास किया है। तो DRDO की साझेदारी के तहत ये IIT मद्रास ने जो है इसमें साझेदारी की है। अगर आप ऊपर वाला आर्टिकल याद करें तो भारत और इजराइल के बीच में जो जल प्रौद्योगिकी केंद्र था वो भी IIT मद्रास की सहायता से स्थापित किया जा रहा है, और यहाँ पर जो DRDO की साझेदारी के तहत पानी के अंदर जो सेंसर टेक्नोलॉजी है वो भी IIT मद्रास के द्वारा ही जो है वो बनाई जा रही है। तो IITs को लेकर के कुछ क्वेश्चंस RS प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो है आज का वीडियो, जिसमें कि हमने राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, तब हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी और फिर आर्थिक परिदृश्य को साथ में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।